हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम भाग 3 यानी कि पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन सॉल्व करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के अंदर पहला क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। इसमें नहीं पूछा है, यानी कि अवॉइड, क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए। ए के अंदर दिया हुआ है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी के अंदर दिया हुआ है निर्णय वाले कथनों को लिखना। और सी के अंदर दिया हुआ है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। और डी के अंदर दिया हुआ है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें पूछा गया अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, यानी उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, यह पूछा गया है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी, यानी कि ए और बी, यह दर्ज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ऑप्शन 1, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन 3 में है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। और 4 में दिया हुआ है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो हमारा उत्तर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन 4, 62 का जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि एकीकृत मीन्स होता है एक साथ जोड़ना। जैसे फिजिक्स और मैथ में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो इसी तरीके से एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यानी जो मुख्य थीम हमारी है, 6 होती है मुख्य थीम, जिसमें सबसे पहले है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है आश्रय, और चौथा पानी, पांचवा भ्रमण, और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मुख्य थीम है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही मुख्य थीम है। इसमें हमने 6 मुख्य थीम बता दिया, और इसी में 4 उप थीम होती है। उप थीम के अंदर संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन 2 में है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। और ऑप्शन 3 है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। और 4 में दिया हुआ है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। तो अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, यह सही है। और इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए, यह भी सही है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, यह भी सही है। और रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है, यह गलत है। तो हमसे नहीं पूछा हुआ है, तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा, 64 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति
संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन 2 केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन 3 है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। और ऑप्शन 4 है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। तो इसमें जो है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें, तो यह जो है लैंगिक विषमता हो जाएगी, क्योंकि जो भी काम कराएं दोनों से कराएं, लड़के और लड़कियों दोनों से। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड, यह भी गलत है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो 65 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था ऑप्शन 1 पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन 2 अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन 3 है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4 परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। तो पुनीत जो है पाचन तंत्र के बारे में वह बालक से बनवाना चाहता था। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 1 पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। पुनीत जो है वह शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 67। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। वाद विवाद यानी कि डिस्कशन। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन 2 वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन 3 है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। और ऑप्शन 4 है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन 3। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करना चाहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन 1 है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन 2 रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन 3 स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन 4 है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मानचित्र जो है वह स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न आता है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन 1 किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऑप्शन 2 है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन 3 है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन 4 है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो 69 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। प्रश्न नंबर 70 है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है?
हमें नहीं बताना है। ऑप्शन 1 है न्याय के प्रति सरोकार, ऑप्शन 2 समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन 3 अवधारणा मानचित्रण और ऑप्शन 4 है सहयोग। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा, जो ईवीएस आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, अवधारणा मानचित्रण, यानी कि 70 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 71। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन 1 है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। बी जो है यह गलत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करता। और सी में दिया हुआ है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह भी सही है। और डी में दिया हुआ है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। यह भी सही है। इसमें हमसे अलबरूनी के बारे में पूछा जा रहा है, जो कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो अलबरूनी साहब जो है 1000 साल पहले भारत आए थे, जिन्होंने भारत में जो भी तालाब बने थे उसकी बहुत सराहना की थी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 71 का, जो हो जाएगा ए, सी और डी। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ए, सी और डी। हमने A1 स्टडी पॉइंट पर अलबरूनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, और A1 स्टडी पॉइंट पर ही पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो यूट्यूब पर सर्च करके A1 स्टडी पॉइंट जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 72। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन 1 है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन 2 शिक्षार्थी केंद्रित उपगम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन 3 दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। ऑप्शन 4 है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। तो 72 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 73। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन 1 है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 2 ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 3 ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। और ऑप्शन 4 है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन 1, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार को जुड़ने में सहायता करते हैं। समाचार पत्रों के जरिए से जो है शिक्षार्थी अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 ध्यान खींचने के लिए। ऑप्शन 2 नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन 3 कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 4 है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 75। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम
संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन 1 है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 2 उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। ऑप्शन 3 नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। और ऑप्शन 4 है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है, यानी कि ये हो गया X जहाँ पर घर स्थित है और आपका विद्यालय जो है Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, विद्यालय जो है ठीक सामने है, यानी Y विद्यालय है सामने, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। दक्षिण में यानी कि दक्षिण जो है नीचे होता है। सबसे पहले हम दिशा बता देते हैं। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। तो हमसे कहा जा रहा है कि राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। तो 125 मीटर यानी दक्षिण मीन्स नीचे हो गया 125। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो पूर्व में पूर्व जो है इधर है 100 मीटर और ये 125 मीटर आए थे नीचे, यानी कि दक्षिण में, फिर दक्षिण के बाद फिर पूर्व में 100 मीटर गए और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो फिर उत्तर पे कह रहा है और 125, तो उत्तर में ऊपर गए, देखिए Y पे पहुंच गए ना, 125 ये भी हो गया मीटर। पहुंचते हैं Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो X पर जो हमारा घर है यहीं पर स्थित है, यही। तो देखिए जब 100 ये है तो 100 ये भी हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि 125 नीचे आए थे, फिर 125 उत्तर की तरफ ऊपर गए, तो ये बराबर हो गया। फिर 100 जो है 100 मीटर पूर्व आए तो 100 मीटर ये भी हो जाएगा ऊपर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 100 मीटर जो है ठीक पश्चिम। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ से कहा जा रहा है हमसे कि और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। तो उत्तर की दिशा में हम 125 मीटर जो है Y अपने विद्यालय पहुँचे। उसके बाद कहा जा रहा है Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो इसके सापेक्ष जब इधर आएंगे तो इधर दिशा जो है पश्चिम ही पड़ती है, देखिए ये। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा 100 मीटर जो है ठीक पश्चिम। तो 76 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 100 मीटर ठीक पश्चिम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? कौन सा राज्य है जहाँ पर तोरांग का अर्थ होता है जंगल? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 झारखंड और ऑप्शन 4 है असम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 77 का ऑप्शन 3 झारखंड। झारखंड में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78।
नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन 1, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नर मक्खियाँ जो होती हैं वो छत्तों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि यह गलत है, महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। और दूसरा दिया हुआ है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, यह सही है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और 3 में दिया हुआ है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, यह भी सही है। और 4 में है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यह भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा है नहीं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो सही है, बाकी जो हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो 78 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। हमसे पूछा जा रहा है कि मिर्ची जो है कौन से देश से आई थी। ऑप्शन 1 है इंग्लैंड से, ऑप्शन 2 दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका से और ऑप्शन 4 है अफगानिस्तान से। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो होता है स्पीड, सूत्र है इसका, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 यानी कि 22:30 10:30 जो है PM पर चली है और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। 4:30 को जो है भोर में यह मडगांव पहुंची है। तो इसमें जो है टोटल टाइम हो जाएगा 24 और 6 30 घंटा जो है टोटल टाइम लग रहा है जाने में। तो टोटल समय लग रहा है 30 घंटा और सूत्र होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस जो है 1145 बटा पूरा टाइम लगा है 30 घंटा 30। अब इसमें आप लोग जो है 1145 को 30 से भाग कर लेना। इसमें जो है उत्तर हो जाएगा 80 का 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन 1 असम और उड़ीसा, ऑप्शन 2 गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन 3 बिहार और बॉम्बे हाई और ऑप्शन 4 है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। 81 का बहुत लोगों ने आंसर जो है ऑप्शन 4 दिया था, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, जबकि यह गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। 81 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और ऑप्शन 3 सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन 4 है
मोहनदास करमचंद गांधी। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। आप ए के अंदर दिया हुआ है पौधे को सहारा देना, यह सही है। और बी के अंदर दिया हुआ है ह्यूमस प्रदान करना, यह गलत है। और सी में दिया हुआ है भोजन संचित भंडारण करना, यह भी सही है। डी में दिया हुआ है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यह भी सही है। तो ए, सी और डी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए, सी और डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन 1 जम्मू और कश्मीर, यह है। ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 चंडीगढ़ और ऑप्शन 4 है लद्दाख। तो चंडीगढ़ भी है संघ शासित प्रदेश, लद्दाख भी है, और हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर व नगर हवेली एवं दमन तथा द्वीप, ये 8 संघ शासित प्रदेश होते हैं। तो इसमें हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो मणिपुर जो है यह नहीं है। तो 84 का उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व यानी कि आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन 1 आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन 2 आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन 3 बंद गोभी, आंवला, पालक। ऑप्शन 4 है गुड़, आंवला, टमाटर। तो लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला, पालक, गुड़ के अंदर। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर किसी को एनीमिया होता है तो आंवला, पालक और गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ऑप्शन 1 है बाज, कबूतर, तोता। ऑप्शन 2 कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन 3 है बाज, चील, गिद्ध। ऑप्शन 4 है फाख्ता, कौवा और मोर। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाज, चील, गिद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 तेलंगाना। पोचमपल्ली जो है यह तेलंगाना की साड़ी फेमस है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 88। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन 1 दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 2 उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व और ऑप्शन 4 है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे
लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन 1 है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन 2 जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑप्शन 3 चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन 4 है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऑप्शन 1 लद्दाख, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 असम। हमने A1 स्टडी पॉइंट पर सीटेट के अंदर पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, जो कि A1 स्टडी पॉइंट पर मौजूद है। जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर A1 स्टडी पॉइंट पर देख सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।